चलो बेटा देखो, आई थिंक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेट लगभग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं बना लिए थे। 2 क्वेश्चन मैंने कहा था कि अभी आप मत करना, क्योंकि वो क्या है पता है आपको, इक्वली लाइकली आउटकम के सैंपल स्पेस नहीं थे, तो उनमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेशली 2 ही क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि RS RD कोई भी बुक उठा लो, सब जगह मिला के 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम है, उनको सेपरेट में अलग से डिस्कस करना, ठीक है। आज बच्चों डिस्कस करने वाला है टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होंगे, बात करें इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होंगे। भाई एक नाम से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे मैं डाई फेंकूं उस पर 4 आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, जो सिंगल प्रोबेबिलिटी पूछा। अब एक इवेंट पहले हो चुका है, उसके बाद पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि मैं नहा के आया है ना, और डाई फेंक दी, अब बताइए 4 आए, क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6 ही रहेगा, यानी कोई चेंज प्रोबेबिलिटी पे नहीं हुई। इसका मतलब यार एक सेकंड सुन लो, अगर मैं 4 आने को एक इवेंट कैपिटल A कह रहा हूं और अपने नहाने को एक इवेंट B कह रहा हूं, ठीक है, तो बताइए कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B यानी नहीं कुछ बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। A क्या था 4 आना डाई के अंदर, और B क्या था मेरा नहाना। इससे यही सेम आंसर मिल रहा है, बोलिए यस और नो, ठीक है, सेम आंसर मिल रहा है। इसका मतलब A और B क्या है इंडिपेंडेंट। लाइट चली गई, आ गई, ये पंखे बंद करने पड़ेंगे। हम अपना कंटिन्यू रखते हैं, भाई वहां जाके ये नहीं पता चलता कौन सा मिडिल वाला कौन सा कॉर्नर वाला, तो मैंने अपने अंदाजे से बंद कर दिया, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अच्छा मैं आयुष के बारे में कई बार सोचता हूँ जैसे जाते हैं शादी के लिए लड़की देखने, कि अब वो कैसे बात करेगा, ये क्या 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 कर लेती हैं आप, झाड़ू लगा लेती हैं, तेरा दिमाग वहीं रहता है। अबे जब इन्वर्टर जो है नहीं उठा पा रहा है लोड, तो पंखे कम करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात, लड़े पड़ा उससे काम वाला, वो बेचारा सही बात बोल रहा है, उससे लड़े पड़ा काम। चलिए बताओ, अगर A/B प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर आ गया, तो ये बात आप लोग श्योर हो चुके हैं कि ये दोनों इवेंट कौन कौन A और B, if this equal to this then A and B are, बोलो हाँ, दोनों कैसे होंगे इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं कि सर क्या हम इसी को इस्तेमाल करते रहेंगे इंडिपेंडेंट के लिए, नहीं, हम थोड़ा सा कुछ अलग चीज इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स के पर्पस से। क्या होता है, हम इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों, क्या आएगा बोलो, यस और नो, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर ओवरऑल हिसाब किताब लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं A और B क्या होंगे
समझ में आ गया? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात क्लियर हो रहा है? अच्छा, जैसे हम बात करें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा सर, उसमें मेन क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने दो बच्चे रख लिए, एक मान लो वंश को रख लिया, एक तरुण को रख लिया, ठीक है। इसको भी वही क्वेश्चन दिया और वंश को भी सेम क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब ये उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज करो 80% है। कितनी है बच्चों? 80% की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? पता नहीं पता है? ये उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इनकी प्रोबेबिलिटी है 70%, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की? 0.7। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रही बात? अब ये दोनों इवेंट बोलो, अगर ये चीटिंग ना कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होंगे यस और नो? भाई उसका अपना कैलिबर है, इनका अपना कैलिबर है, दोनों बच्चों का कैलिबर अलग अलग है, यस और नो? यानी ये दोनों जो इवेंट होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। अब जैसे सपोज करो मैं हूं और आदित्य सर है सपोज करो फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम लोग कोई एक बाहर कोई इवेंट हुआ उसको देख के आए और उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा और जो आदित्य सर बताएंगे वो दोनों इवेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे यस और नो? अरे बोलो यार, इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो आप कहेंगे ठीक है सर, इंडिपेंडेंट इवेंट कब कब क्या क्या हो सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि जब एक कोई काम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पे दूसरा जो इवेंट है उसका कोई असर ना पड़े, तो दोनों इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। और अगर न्यूमेरिकल में मुझे चेक करना है तो मैं हमेशा कहूंगा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं? नॉट इंडिपेंडेंट। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब बात करें कि सर अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो क्या इसके जितने भी पेयर होंगे नॉट के उनमें भी इंडिपेंडेंट होगा? मतलब क्वेश्चन को समझना ध्यान से बेटा। अगर कोई कहे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और तुमसे पूछे कि इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या पूछे? बोला पहले बताओ, बोला क्या है पहले? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो ध्यान सुनना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना तो अब ए डैश और बी भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। यानी इसका आंसर बेटा ये है। ऑल्दो इसका आंसर हमने कल डिस्कस किया था, याद करो क्या था? अरे इसका आंसर क्या था याद है? बी में से क्या घटाना? याद करो, फॉर्मूला बताया है कि भाई जो सिंपल है जिस पे डैश नहीं लगा वहां की प्रोबेबिलिटी से दोनों का इंटरसेक्शन घटा देते हैं, याद आ रहा है? ये फॉर्मूला ये हमेशा के लिए, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा। और ये जो अभी आपको दिया ये तब है, ये कंडीशन के ऊपर आइडेंटिटी दी है। क्या? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे और ये चीज इसके बराबर आएगी। कोई तुमसे कहे कि ठीक है सर क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल 110%। बोलो कितना आएगा? लेकिन ये तभी यूज कर सकते हो जब ए और बी क्या हो? इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये होगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बेटा तीसरा फॉर्मूला ये होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? नीदर ए नॉर बी, और ये भी हमारा ए डैश इनटू बी डैश। सही है? तो पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आ गया क्या है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, देन प्रूव दैट ए डैश एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। दूसरे नंबर पूछ लेगा ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तीसरा पूछ लेगा ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? ये तीन क्वेश्चन है। तो पहले तो आप लोग यहाँ तक बच्चों कॉपी कर लो, उसके बाद पहले यही वाला क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से करो। चलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट जहाँ तक अभी तक बात हुई कि सर अगर हमारा कोई इवेंट हो रहा है उससे जो दूसरा इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े तो इंडिपेंडेंट कहते हैं, और असल में जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो इसकी हेल्प से लगाएंगे।
एक बात जो अभी सामने आई कि सर इंडिपेंडेंट अगर ए और बी हो गए ना तो उसके जितने भी पेयर बनेंगे, नॉट ए नॉट बी के जितने भी पेयर बनेंगे सब के सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए लेक्चर कहाँ गया है? अबे यार मैं दूसरे क्लास में छोड़ा है, चलो कोई नहीं यार, कोई कागज दे दो मैं ले आता हूँ। अबे लेक्चर ले आता हूँ। आज दिल ही खराब है ना, कहीं भी कुछ भी रख के भूल जा रहे हैं। अच्छा बच्चों अब चुप हो जाना। पहला क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी टू independent events, then show that, पहले नंबर पे लिखना बेटा, A dash and B are independent। दूसरे नंबर पे रखना A and B dash are independent। और तीसरे नंबर पे रखना बच्चों A dash and B dash are independent। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन बनाएंगे भाई। A डैश और B को इंडिपेंडेंट करना है बच्चों, तो हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B इसके बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। समझ नहीं आया? ये प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। इसमें प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन सॉरी A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन A सॉरी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। सिंपल है। अच्छा अब आप सिंपल समझना, सॉल्यूशन बेटा बारी बारी एक एक का करेंगे। पहला पार्ट में कर रहा हूं, ये अगर A है ये B है तो बेटा कितने लोग समझ गए थी ये जो पार्ट लिखा है सर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड A डैश इंटरसेक्शन B। बोलो हाँ इसी को तो बोलते हैं। अगर कोई कहे कि यार प्रोबेबिलिटी इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर? मतलब ये आपको गिवन है, समझ में आगे मेरी बात, ये गिवन है ना। अब मैं पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूं, मैं निकालूंगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B। या किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है? सबको याद होना चाहिए सर, बोलो क्या है? अच्छा ठीक है। अब ये जो लिखा है राइट साइड, अच्छा बच्चों अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आप इसकी या इसकी किसी की वैल्यू जो नोन है अभी वो लिख सकते हो। बोले क्या लिखे? बोलो हाँ। अब बेटा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपनी जगह पे। और बताइए इसको मैं चाहूं तो ढंग से भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश पहले लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाद। बताइए यहां से ये कह सकता हूं हेंस ए एंड बी डैश सॉरी ए डैश एंड बी
आर बेटा समझ में आएगी नहीं? अगर आप ये नहीं बनाते हो, आपको पहले से आइडेंटिटी याद है, तब भी कोई इशू नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? जल्दी जरा से बनाओ फटाफट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दो जिनका हो गया, सेकेंड पार्ट का ट्राई करो उससे। बेटा जिनका फर्स्ट पार्ट हो गया प्लीज सेकेंड पार्ट ट्राई करेंगे जल्दी से। ये कितना आता है बताइए? प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ, जिसकी वैल्यू पता है वो लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉमन, बोलो कितना आएगा? और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी कितना होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश। और इससे क्या पता चल रहा है? हेंस बोलिए ए एंड बी डैश आर, ये भी बहुत आसान है बेटा। 2 मार्क्स में सीधा प्रूविंग भी आपको पूछ सकता है। जल्दी बनाइए। दोनों पार्ट हो गए? अच्छा, अब तीसरे पार्ट के लिए रुक जाइएगा। तीसरा पार्ट अभी मुझे बताने दीजिएगा, फिर आप ट्राई करें, ठीक है? फर्स्ट 2 पार्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो रहा है? थर्ड पार्ट पे 1 सेकंड के लिए रुक जाओ बेटा, इधर देंगे बोर्ड पे। थर्ड पार्ट के लिए मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो हाँ या ना। और बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ डायरेक्ट यूज करें, 1 माइनस ए यूनियन बी। और अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आता है पहले से, जरा उसकी बात करिए। 1 माइनस बोलो कितना होता है ये? बोलो सबको आता है? इसी तरह खोल लेते हैं। अब ये बताओ कि जो आंसर चाहिए उसमें ए और बी चाहिए या ए डैश और बी डैश चाहिए? तो जहां भी बन रहा होगा तुरंत बनाने की कोशिश करें, ठीक है? अब पहले तो जिसकी वैल्यू नोन है वो रख दो, ब्रैकेट खोल दो, और जो डैश में बन सकता है उसको बना दीजिए। लाइक देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस इसकी वैल्यू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो ये लाइन समझ में आई? बेटा फर्स्ट 2 को देखो जरा ध्यान से, वो क्या बना देंगे? और अब इन दोनों को देखो, माइनस क्या कॉमन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन है, तो बचेगा क्या? और ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। बेटा ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। जरा बता रहा हूं यहाँ पे क्या कॉमन है? और जो बचा वो क्या आया? और ये कितना होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख सकते हैं, हेंस ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया? तीनों का तीनों पार्ट अब आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए।
सेकेंड पार्ट हटा दो ना, अरे इसका पार्ट करिए। क्वेश्चन स्टार्ट करें इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स लाओ भाई बुक दो। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी लेवल के। अच्छा इस देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर ना कोई सिंपल लेवल होता है ना कोई हार्ड लेवल होता है, सारे क्वेश्चन एक टाइप के होंगे, चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए। हाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा सकता है, वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सिमिलर नजर आएंगे हर जगह। ओके मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो पहले बता दिया कि भाई एक पॉइंट फेंकेंगे, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी 1/2, एक ही पॉइंट को दो बार फेंका, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो पहले हेड की 1/2 दूसरे हेड की 1/2, समझा क्या? सही है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसे बेटा पूरा 52 कार्ड है, एक कार्ड निकालें किंग आने की प्रोबेबिलिटी, बताओ कितना होगा 4/52। अरे देख लो उसको रखा नहीं है, अब दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है, उसके क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ 4/51 समझ आ गया, 4/51 आ गया। उसको भी रखा नहीं, अब एक और कार्ड निकाला, उसके किंग आने की प्रोबेबिलिटी वो रखे ही नहीं ना, वो साइड में रखे हैं। और कौन कौन से दो निकाल के रख दिया आप बताओ, किंग और क्वीन। और कितनी क्वीन बची है 3, कितने किंग बचे हैं 3, टोटल कार्ड कितने बचे हैं 50। बताइए किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3/। इसी प्रोसेस को बोला जाता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा कि पहले नंबर पे किंग आए, दूसरे नंबर पे क्वीन आए, तीसरे नंबर पे फिर किंग आए, है ना। ये तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, अगर नहीं करा है तो जैसे क्वेश्चन आएगा फिर डिस्कस करते हैं एक दो। बेटा क्वेश्चन लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था, आई थिंक जब बोला था ना कि दो बच्चों को एक ही क्वेश्चन दे दो सॉल्व करें, ऐसे वो वाला क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम the probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem, independently, find the probability that पहला पार्ट पूछा था, the problem is solved और दूसरा पूछा है exactly one of them solve the problem, exactly one of them solves the problem। एक स्क्रीन में हाथ रखो। अब बेटा यहाँ पर पहले बताओ कितने लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोग। तो कितने इवेंट में इस क्वेश्चन को तोड़ा जाए, 2 लोग। मान लेते हैं कैपिटल ए एक इवेंट है, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय 2 स्टूडेंट है, हाँ बाय ए, तो ए पहले से लिखा है, कुछ और नाम देते हैं, इवन कर देते हैं इवन, है ना। इवन इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय
बोलो ए। E2 ले लेते हैं इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बी। तो पहले इतना काम आपको करना है, क्या? लेट E1, लिखो जल्दी से, इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए event that problem is solved by B। मैं यहाँ से बात समझा। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब बोलिए 1/2, वेरी गुड। ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व भी ना हो उससे 1 माइनस 1, समझ में आ रहा है? एंड बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताना, वेरी गुड। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश बताना। इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई, आराम से 1 से सब्ट्रैक्ट करना, इजीली आंसर निकालना, ठीक है। अब बात है बेटा, एक ऐसा इवेंट लेते हैं जो ये कह रहा है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब लेट कैपिटल ई ले लेते हैं, क्या लेते हैं? लेट कैपिटल ई इज द इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस ये कह रहा है, प्लीज आप लोग पहला पार्ट, उसके लिए हमने लिया लेट ई। इवेंट लिखना हर बार जरूरी है, इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रोबेबिलिटी के इवेंट ले लिया। अब इसी की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल। अब बताइए क्वेश्चन कब कब सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम कब कब सॉल्व हो जाएगा? प्रॉब्लम देखिए कब सॉल्व हो जाएगा, ध्यान सुनिए। पहला कर दे, दूसरा ना कर पाए, कभी प्रॉब्लम सॉल्व। एक ही प्रॉब्लम दिया गया ना, पहला ना कर पाए, दूसरा कर दे, कभी प्रॉब्लम सॉल्व, और दोनों कर दे कभी। यानी कितने केस बने? आपको पता है प्रोबेबिलिटी में केस हमेशा क्या होते हैं? ऐड। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के अंदर केसेस क्या होते थे? ऐड। यहाँ पर भी केसेस क्या होंगे? ऐड। यानी देखा 3 केस, ध्यान सुनना। पहला वाला कर दे, ए कर दे, बी ना करता, या ए ना कर पाए, बी कर दे, या दोनों ही कर दे। अब इस क्वेश्चन में क्या एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक ना पे लिखा होता तो भी हमको पता था कि सर 2 लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या होंगे? यानी इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, बताओ? अरे बोलो सही है, ये कितना आएगा? P1 डैश। अब P1 कितना है? और E1 डैश, E2 डैश प्लस E1 डैश E2 प्लस दोनों की बताना। अच्छा, जब एक बात सुनो, जिसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसमें कोई कटिंग मत किया करो। तो सबके डिनोमिनेटर कितने हैं? ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा? 2 + 3 + कितना आ गया आंसर? समझ में आया कि नहीं? सही, पहला पार्ट निकाला, पहला पार्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब सेकंड पार्ट को जरा समझाना है। लेट कर लेते हैं कोई और इवेंट, लेट एफ, बोलो क्या लिखो? इवेंट दैट, बोलो इवेंट दैट exactly one of them solve the, मतलब एक ही सॉल्व करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब पहला करे तो दूसरा ना करे, दूसरा करे तो पहला ना करे। तो इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कर दे दूसरा, या पहला ना कर पाए तो दूसरा। अब इसकी बेटा वैल्यू बताना, तो आपको पता है सर इंडिपेंडेंट है, अब तो आसानी से E1 E2 डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश। अरे बोले यार, वैल्यू रखो बेटा फटाफट। 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 3/6 = 1/2।
समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कॉपी पे करें, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके थोड़ा सा कट रहा है भाई, जल्दी करो। डन। चलिए बेटा फटाफट बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको बनाने। बेटा 13.2 एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स हैं पहले तो आप वो करेंगे, स्पेशली क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 एनसीईआरटी बोल रहा हूँ भाई। एग्जांपल नंबर 14 कैसे करना है थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने दे ही दिया है, तो इसको एज ए होमवर्क रख लीजिए। एग्जांपल नंबर 14 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उसका क्या मतलब होता है? बेवकूफ़ों, इंडिपेंडेंट नहीं होता है इसका मतलब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? याद रखना कि इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 0, है ना? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है 7th वाला, इसको जरूर देख लेना। इसके बाद एक 11th क्वेश्चन। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा जरूर अगर केस स्टडी बेस्ड कर रहे हैं और मान लो ये टॉपिक डाल रहे हैं उसमें, तो ये आ सकता है। वैसे टॉपिक डालेंगे बेस्ड थ्योरम, ये नहीं डालेंगे लेकिन फिर भी दे सकते हैं आप लोग। बेटा ये वाला 13th क्वेश्चन भी आपको करना है, 14 हमने डिस्कस कर ही लिया, 16th जरूर करना है, 16th इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कल अब मैं क्या कराने वाला हूँ सुन लो। कल मैं आपको दो चीज़ें कराने वाला हूँ। एक तो मैं आपको कराऊंगा, ध्यान सुनिए, जो दो क्वेश्चन छुड़वाए हैं आपको, जो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स के सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन है, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट के जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं वो अलग से लेके आएंगे, क्योंकि बुक में ना क्वेश्चन बड़े कम दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा देखिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर दो टॉपिक रह गए हमारे, एक तो बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें समझाने का काम बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम में खाली एक फॉर्मूला बताना है और 2-4 क्वेश्चन करते ही आपको टॉपिक समझ में आ जाता है। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि सब पहले से पढ़ा हुआ है। उसमें क्या करते हैं, एक बक्सा बना देते हैं ऐसा, इसमें x डालते हैं, यहाँ पे ph डालते हैं, मतलब x की कुछ वैल्यू रहती है, उनकी प्रोबेबिलिटीज होती है, बस इसको बना देना, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टुकड़ों में करते हैं। सही है ना? तो ये दो टॉपिक हैं। अब आप लोग कल रेडी हैं टेस्ट के लिए? बोलो हाँ या ना। मेन मुद्दा ये है इंटीग्रेशन और AOI। मैंने बहुत दिन पहले से बोला हुआ कि सैटरडे को आपका टेस्ट होगा इंटीग्रेशन और AOI। संडे नहीं आएंगे आप टेस्ट देने के लिए, मुझे पता है, हमें पता है। कल टेस्ट दो, मैं 2 चैप्टर की बजाय 1 चैप्टर कर देता हूँ, केवल इंटीग्रेशन। पूरा का पूरा पैटर्न बोर्ड वाला रहेगा, बोर्ड का सिलेबस रहेगा। आप इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से प्रिपेयर करके आइए, कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आप चाहे तो वो कर लीजिएगा, ठीक है? कल टेस्ट के लिए आओ प्लीज़। कल टेस्ट की टाइमिंग 2 घंटे चाहिए मुझे। अब 2 घंटे आप कैसे दे पाओगे ये बताओ? वीक में 2-2, 3-3 दिन लेना है तो फिर कैसे लूँगा? कल टेस्ट है, टाइमिंग में बता देता हूँ, सुन लो, 5 to 7, ठीक है? यहाँ पे 5 to 7 है, वहाँ पे आप 2 से 4 बजे।